नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आपने देश भर में निजी सुरक्षा गार्डों को तो देखा होगा। इनकी संख्या भारतीय पुलिस से कई गुना ज्यादा है, जो कि हमारे घरों की, हमारे दफ्तरों की, हमारे कॉम्प्लेक्सेस की सुरक्षा में लगातार तैनात रहते हैं। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ये निजी सुरक्षा गार्ड हर वक्त हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर तैनात होते हैं। और इन निजी सुरक्षा गार्डों की के हितों के लिए संघर्ष करने वाली संस्था है CAPSI, कैप्सी, कन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसके अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि निजी सुरक्षा गार्डों के हित के लिए संघर्षरत हैं और देश भर की 1000, लगभग 1000 निजी सुरक्षा एजेंसियां के इनके बैनर के नीचे आती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, कैप्सी जो है वो निजी सुरक्षा एजेंसियों का एक संगठन है और हम देखते हैं कि जो प्राइवेट गार्ड्स हैं बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके हितों के लिए कैप्सी क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या कर रही है? अंशुमान जी, ये जो सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, कैप्सी, ये देश की सर्वोच्च संस्था है इस प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की। और जैसा आपने कहा कि पुलिस से ज्यादा है, हम भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस को मिला के कुल संख्या से भी अब ज्यादा है। बहुत बड़ी कुल बात। संख्या हमारी कुल संख्या 1 करोड़ है। 1 करोड़, जो विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी वर्कफोर्स है। विश्व की हमारे से बड़ा कोई वर्कफोर्स नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये जो, और हमारे यहाँ जो कैप्सी के साथ जुड़े लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो 25,000 के करीब है, 25,000। तो ये संगठन जो है, जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के हित के लिए काम करता है, सिक्योरिटी एजेंसियों के हित के लिए काम करता है और राष्ट्रीय हित में काम करता है। तो इसका गठन ही इसलिए हुआ था। 2005 में भारत सरकार ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट बनाया था। और एक्ट इसलिए बनाया था कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इसका धीरे धीरे इसका जो दायरा बढ़ रहा था, इसकी जरूरत बढ़ रही। तो जो भारत की गृह मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जैसे बाकी देशों में इसको नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो भारत में भी इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, रूल बनाएंगे। तो 2005 में ये आपका एक्ट बना था। क्योंकि ये एक्ट सेंट्रल एक्ट था, तो वो तो पास हो गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी गवर्नेंस है, वो स्टेट जो गवर्नमेंट उनके पास होती। तो उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको चलाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए अपने अपने प्रदेश में एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई थी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और नॉर्मल कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है उनके होम डिपार्टमेंट का प्रदेश का, जहां ये जिम्मेदारी किसी ADGP, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को दी जाती है। तो देश में अब ये बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। 2007 से 5 से शुरू थे। आज हम अपनी जो 17th जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो 17 दिसंबर को ही की जा रही, तो उसमें पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होके आते हैं। इसमें सभी के सभी जो लोग आते हैं, वो कंपनियों के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। क्योंकि इसी मीटिंग में बैठ के सारे हम अपने आगे के कार्यक्रम, सरकार के साथ कैसे बात करनी है, कौन से हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इसी कॉन्फ्रेंस में हम उठाते हैं। इसी ढंग से, जैसे कहा कि हम सिक्योरिटी गार्ड के भले के लिए काम करते हैं, तो अब वो जो 1 करोड़ फैमिलीज हैं, ये सारे के सारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं, देहात इलाके से बच्चे आते हैं जी। और 8वीं 10वीं पास होते हैं, और तो कहीं नौकरी मिलती नहीं, लेकिन सिक्योरिटी में मिल जाती है, क्योंकि हमें जरूरत है। हमारा ग्रोथ रेट 22% है, जिनकी सालाना ग्रोथ रेट भी हमारा 22% है। अब देश में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट हम देने वाले हैं। तो जब ये किसान मजदूर का बच्चा आता है हमारे पास काम लेने के लिए, तो इसको हम 160 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। 160 घंटे की कुल मिला के कोई 1 महीने की ट्रेनिंग इसको दी जाती है। तो उसके बाद वो व्यक्ति को जब फिट होता है, तो जो भारत के जो कानून बना रखा उसके अंतर्गत उसका
कद काठ ये सब कुछ देखते उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है पूरे, जो उसका जरूरी है। तो जब वो एग्जाम पास करता है तब उसको हम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिलती है, और उसका किरदार उसकी हर चीज बड़े अच्छे ढंग से उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको फिर नौकरी भी दिया जाता है। सर कुंवर साहब, आपने बताया कि हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बेहद कठिन परिस्थितियों में बैंक, कॉलोनीज सबकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जो कि पुलिस नहीं कर पाती है। इनके हितों के लिए इनके जैसे इनका पीएफ होना चाहिए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स लुटेरों के हाथों या फिर असामाजिक तत्वों के हाथों जान गंवा बैठते हैं। तो इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाती है कैप्सी? ऐसा है कि भारत का जो लेबर मिनिस्ट्री है जी, उसने इन सब जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, आप जो पहले अनस्किल्ड आते थे, आप स्किल्ड में भी आ गए हैं, उनके लिए इनके ईएसआई अनिवार्य है, प्रोविडेंट फंड अनिवार्य है, इनकी पेंशन इनके ऊपर लागू होती है। ये सारी चीजें जो ईएसआई, पीएफ, पेंशन, लीव, छुट्टी, मैटरनिटी लीव, इनके ऊपर सारे के सारे जितने जो आपके जो आपका जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसके कानून इनके ऊपर लागू होते हैं। और अब तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो ईएसआई हॉस्पिटल की जो दशा सी बड़ी दयनीय थी, अच्छा इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो सरकार ने, इस सरकार ने सब सिक्योरिटी गार्ड को एक स्मार्ट कार्ड दे दिया है। वो स्मार्ट कार्ड उनके पास भी है, उनके जो डिपेंडेंट माता पिता अगर वो गोरखपुर में रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं, देवरिया में रह रहे हैं, तो उनके पास भी है। तो वो भी सारे ईएसआई हॉस्पिटल से वो बड़े से बड़े फोर्टिस में जा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में वो जा, जो भी बड़ा हॉस्पिटल उनके आसपास हो। तो उनकी सेहत के लिए भारत सरकार ने बड़े अच्छे दुरुस्त बंदोबस्त कर दिए हैं, और सारे गार्ड जो है वो बड़े इससे प्रसन्न है। फिर इसका जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड में भी इसकी पूरी व्यवस्था है। सिक्योरिटी गार्ड प्रोविडेंट फंड से कवर है, इंश्योरेंस है उसका है, और फिर उसके साथ उसको जो पेंशन की व्यवस्था भी इसके अंदर, जैसे सरकारी नौकरी में होती थी, उसी ढंग से आप प्राइवेट सिक्योरिटी के जितने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर हैं, ये इसी स्कीम के अंदर आते हैं। कुंवर साहब, आपने, कैप्सी ने अनाउंस किया है, अध्यक्ष के तौर पे आपका अनाउंसमेंट है कि जो भारत सरकार 4 साल के लिए अग्निवीरों को रखने जा रही है, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी देंगे। इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ऐसा अंशुमन जी, ये भारत सरकार की जो योजना है पूरे देश भर में बहुत से लोगों को इसकी ट्रेनिंग देना, और फौज की ट्रेनिंग, हम बड़े दुनिया भर में बहुत से देश है जहाँ पे ये फौज की ट्रेनिंग अनिवार्य है, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं को ठीक करने के लिए। और भारत में तो बहुत ही बड़ा खतरा रहता है, आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो, निरंतर हमारे जो अर्थव्यवस्था इसी युद्धों के कारण ही खराब होती है। तो उसके लिए जो भारत सरकार ने अग्निवीर का जो कार्यक्रम शुरू किया था, और वो अग्निवीर का कार्यक्रम जो हुआ, तो वो देश भर में शोर बचा कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, इनको कौन नौकरी मिलेगी, नौजवान लोग हैं, तो ये कैसे इनको काम मिलेगा। तो उस वक्त हमने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को कहा था कि आपको इस चीज की, जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, अगर वो जवान जो है 4 साल की नौकरी करने के बाद वो जब रिटायर होएगा, तो रिटायरमेंट से पहले उनको अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाना पड़ता है। तो रेजिमेंटल सेंटर में जब जाएगा रिटायरमेंट से पहले, तो उसको हम वहां पे 2 महीने की ट्रेनिंग, वो जो नए मापदंड बन रहे हैं, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, इन्होंने भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए मापदंड बनाने शुरू कर दिए। आप बनी गए, जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हो गए। जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के जो मापदंड होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये अग्निवीर जब अपनी फौज छोड़ के आएंगे, तो इनको 2 महीने की ट्रेनिंग उन्हीं की रेजिमेंटल सेंटर में देंगे। तो रिटायरमेंट के बाद, यानी कि डिसएंगेजमेंट होने के बाद, उस जो अग्निवीर होगा, उसको किसी भी अच्छी कंपनी में असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, गार्ड नहीं बनेगा, वो बनेगा असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, या सार्जेंट बनेगा, जिसकी सैलरी, हाँ, जिसमें उसकी सैलरी कम से कम तो 40-50 हजार रुपए होगी, क्योंकि वो निपुण होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा।
और इसके अलावा बहुत कंपनियों से जिससे हमारी बातचीत हुई है देश भर में, कम से कम 200 बड़ी कंपनियां जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इसको लेने को तैयार हैं। और क्योंकि भारत सरकार अब जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसको वो वहां से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से हटा रही है, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसकी जगह इन लड़कों को ट्रेन किया जाएगा, इन जवानों को ट्रेन किया जाएगा। और जहां जहां CISF की जो जरूरत है वहां पे ये लोग अग्निवीर जो स्पेशल ट्रेन होंगे इनको वहां नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा अंशुमन जी, इन सब अग्निवीरों को विदेश में भी नौकरी मिलेगी, विदेश में। अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी गार्ड अफसरों की बहुत कमी है, पूरे वर्ल्ड में कमी है। अब कोई भी उनके वहां के नागरिक सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, प्रायोरिटी बदल गई हैं। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, जो अग्निवीर होंगे, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं ISO 18788, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो उससे ट्रेनिंग ले लेगा पूरे वर्ल्ड में उसको नौकरी मिल सकती है। तो हमारे अग्निवीर को अगर विदेशों में नौकरी मिलती है तो हर व्यक्ति को कम से कम तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी अगर विदेश में जाते हैं, वहां डिमांड है। और जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा एक बड़ा प्लस पॉइंट है देश में, प्रधानमंत्री सर जी ने आपने एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। जब अग्निवीर योजना अनाउंस हुई थी तो लोगों ने कहा था कि 4 साल के बाद युवक करेंगे क्या, उनका करियर खराब हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं गिनाई गई थी। आपने इसका समाधान बता दिया, लेकिन प्रतिवर्ष कितने लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे आप हर साल, ये सब प्रश्न उठता है। आप ये ऐसा अंशुमन जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा ग्रोथ रेट, अगर आज हम 1 करोड़ लोग हैं तो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 22% है। जो सारी 22% ग्रोथ रेट है जिसका, और हमारे सेक्टर में 30% शॉर्टफॉल है। ग्रोथ रेट 22% है, शॉर्टफॉल 30% है, यानी कि हमारे पास लोगों की कमी है। इसलिए आप देखोगे सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, लोग नहीं है। तो इसलिए ये जो गैप है आपका 50% का, तो हम जितने आप अग्निवीर आना चाहेंगे, पहले तो उनकी खबर, उनकी एंगेजमेंट हमारे सेक्टर में हो जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो जाएगी। बहुत सी कंपनियां जो प्राइवेट सिक्योरिटी में ना लेके सीधी उनको अपने पास लेगी, जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके रिफाइनरीज हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो जहाज वाले जो पोर्ट जिसको बोलते हैं वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ी कंपनियां इनको ले लेगी वहां पे। इनको दक्ष लोग चाहिए, ट्रेंड चाहिए। तो जिसने 4 साल फौज में नौकरी कर ली है, कठिन परिश्रम किया, चीज हुई है, वो तो इतना निपुण व्यक्ति होगा कि वो इन सब कंपनियों में वो उनको नौकरी मिल जाएगी। इसकी तो किसी को चिंता करनी चाहिए नहीं, इसके ऊपर तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन बताता हूं कि अग्निवीरों का जो भविष्य बड़ा उज्जवल है, और उसमें पूरी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था में, विदेश में भी ये लोग अपना नाम, कीर्तिमान कमाएंगे। कुंवर विक्रम सिंह जी, आपने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। आपकी राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं है। आपने अभी शुरुआत में बताया, इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि आप 17वां कॉन्फेडरेशन करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके मुख्य एजेंडे क्या क्या होंगे? एक तो जी, जो क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, सालाना सिक्योरिटी लीडरशिप समिट है, तो इसके अंदर सब लोग आते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के सिक्योरिटी के प्रोफेशनल जो भी आते हैं। एक तो इसका जो मेन एजेंडा होता है हमारा, वो नॉलेज का होता है कि निरंतर आपके जो थ्रेट परसेप्शन बदलते रहते हैं, लोगों की मानसिकता बदल रहती है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आपके सोशल जो इश्यूज है वो बदलते रहते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो हम सब लोग उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, सिक्योर एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हैं कि अब हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो सोशो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, उससे कहीं ना कहीं अराजकता फैलती है, कोई ना कोई असुरक्षा की भावना फैलती है लोगों के अंदर। उसको पहले से उसको समझ लेना भी, आने वाले समय में आपके ऊपर कौन कौन सी सुरक्षा की प्रॉब्लम पड़ सकती है, चैलेंजेस क्या होंगे, तो उसकी हम इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हैं और उसके तरीके निकालते हैं भी किस ढंग से इसको हम हैंडल करेंगे। तो इसी कॉन्फ्रेंस में भी बहुत से विद्वान लोग आ रहे हैं और जो इसके ऊपर चर्चा। और बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि एक तो जो इस भारतीय सेना से सैकड़ों ऑफिसर्स
जो वहां से उनका शॉर्ट सर्विस मिशन खत्म हुआ, वो आके कॉर्पोरेट में सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन गए हैं। और उसमें से काफी औरतें हैं, लेडीज ऑफिसर्स हैं, मेजर अच्छा। हैं, कर्नल्स हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स। हाँ। हाँ जी। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम कोई 25 ऐसी भारतीय फौज से रिटायर हुई जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, IBM में, टाटा में, सब जगह काम कर रही हैं, इन्फोसिस में काम कर रही हैं, वो रिलायंस में है, उन सबको उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फौज छोड़ने के बाद इसमें आ गई, सिक्योरिटी सेक्टर में आ गई, और यहाँ इतना अच्छा काम किया है कि 25 ऐसी जो योद्धा औरतें हैं जो सिक्योरिटी में कार्यरत हैं, उनको हम लेडी लीडरशिप इन सिक्योरिटी अवार्ड दे रहे हैं। ये अवार्ड जो है, ये भारत में पहली बार दिया जा रहा है, और इसको जनरल VK सिंह जी जो हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पे होंगे। हमारे जो रमेश्वर तेली जी हैं, जो इसके आपके लेबर के MOS हैं, वो भी वहां पे होंगे। हमारे भानु प्रताप सिंह जी जो MSME के मंत्री हैं, वो भी विराजमान होंगे, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा सेक्टर MSME में ही आता है, तो हमारे कई इश्यूज हैं, तो ये सब लोग उसको लोग वहां पे आएंगे, और इस सारे इश्यू के ऊपर हमारी फिर चर्चा होती है। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने अभी तक कैप्सी की बात की, कॉन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की। कुंवर विक्रम सिंह जी की एक और बड़ी पहचान है कि वो एक दक्ष प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं और वर्ल्ड डिटेक्टिव एजेंसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे कारनामे किए हैं। कुंवर साहब, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक निजी जासूस के तौर पे अपने एक अनुभव के बारे में, एक दिलचस्प अनुभव के बारे में दर्शकों को बताएं। जी, अनुभव तो बहुत हैं। 40 साल से मैं बेसिकली इन्वेस्टिगेटर हूँ और रिस्क एनालिस्ट हूँ, और वो अब जितने मेरे काम मैंने किए हैं, जिसकी वजह से मैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 1925 में अमेरिका में बनी थी, इसके कुल मिला के 1000 लोग सिर्फ मेंबर है और बन नहीं सकते इसके अंदर। तो उनके अंदर पहले तो जाना, फिर वहां सस्टेन करना, फिर उनके बोर्ड में आना, फिर उनका लीडर बनना, उसके बाद चुनाव होते जहां जबरदस्त, तो कहीं जाके हर स्टेप के ऊपर चुनाव है, फिर कहीं जाके मैं इसका प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट के बाद फिर चेयरमैन बना। तो मुझे तभी संभव हो पाया कि दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनियों जिन्होंने हमसे काम करवाया, और उनको पता लगा कि हम कितने दक्ष हैं, कितने निपुण हैं, और किस अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो जो मेरी कंपनी, अपनी कंपनी है लांसर्स नेटवर्क लिमिटेड, ये इस विश्व में बड़ी कंपनियों में मानी जाती है, इन्वेस्टिगेशन में, कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में, आपके जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, ड्यू डिलिजेंस होती है, इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड होते हैं, इन सब में हम बड़े दक्ष हैं करने में। तो मैं कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी किताब लिखी है द प्रोटेक्टर, जो सिक्योरिटी के बारे में है। अब मेरी दूसरी किताब भी मैंने लिखनी शुरू कर दी है, जिसके अंदर मैं अपने 20 जो सबसे महत्वपूर्ण केस, जो लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, और 20 के ऊपर आप फिल्म बना पाओगे, कोई ना कोई चाहेगा तो फिल्म बना लेगा, इतनी अच्छे केसेस। हाँ, तो उसकी चर्चा उस किताब में करूंगा। तो यहाँ पे करना तो समय नहीं कि मैं आप पूरा केस बड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर आप कभी स्पेशल इसी के लिए बातचीत करेंगे किसी केस के बारे में, तो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग केस बता सकता हूँ। लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये कुंवर साहब की लिखी हुई किताब का ही फ्रंट पेज है, मजमून है। ये किताब 17 तारीख को रिलीज होगी, और इसी फंक्शन में, कैप्सी के फंक्शन में। और एक आखिरी प्रश्न मेरा निजी तौर पे है आपसे, कि मैं बचपन से प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लेकर बड़ा फैसिनेट रहा हूं। कैन वी कॉल यू इंडियन शर्लक होम्स, सर? ये तो मुझे बहुत सालों से कह रहे हैं, इंडियन शर्लक होम्स। तो ये किताब मुझे बहुत बार दिया, और विश्व भर में वो। अब आपको एक और बात बताऊं मंशुमन जी, कि मेरे कुछ कामों के ऊपर एक बहुत बड़ा दुनिया का लेखक है, ब्रिटिश, उसका ट्राकिन हॉल उसका नाम है, ट्राकिन हॉल, बहुत बड़ा ऑथर है। पहले जो कभी संडे टाइम लंदन का सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट होता था, वो मुझे मिलने आया इंडिया में। एक स्टोरी की थी मैंने, बहुत बड़ा केस सिंगापुर का सॉल्व किया था,
कोई जी 24 बिलियन लेके कोई आदमी वहां से भाग गया, तो उसको मैंने इंडिया में पकड़ा था। अच्छा। तो उसके ऊपर लिखने के लिए वो आदमी जो मिस्टर टाकिम हॉल आए थे, तो वो 4-5 दिन मेरे साथ रहे, बातें चीतें करते रहे, और उसके बाद संडे टाइम लंदन ने मुझे अपने फ्रंट पेज के ऊपर फुल पेज का मेरा इंटरव्यू छापा था। संडे टाइम लंदन, जानते कितना बड़ा पेपर है वो। उसके बाद बिल्कुल उस बिल्कुल सर। व्यक्ति ने उसके बाद उस व्यक्ति ने 6 महीने के बाद मुझे मिलने आया, तो उसने एक मुझे किताब दी, जो किताब उसने, जो मेरे 4 दिन में उसने मुझसे कहानियां सुनी, उसके ऊपर उसने किताब लिख दी। और उस जी। किताब का नाम है द केस ऑफ ए मिसिंग सर्वेंट, और इसको ओके। रैंडम हाउस ने छापा। आज भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, रैंडम हाउस के हम्म। छपी है, मैकमिलन ने छापा। दुनिया भर में सबसे बड़ी जो चर्चित किताब बन गई, वो मेरे हम्म। केसों के ऊपर ही उस आदमी ने उसको थोड़ा कहानी का रूप दे दिया। तो किताब जी। का नाम है द केस ऑफ ए मिसिंग सर्वेंट, रैंडम हाउस। तो उसने हम्म। पूरी किताब मेरे ऊपर लिख दी, और एक करेक्टर जैसे जेम्स जेम्स बॉन्ड जिसको बोलते हैं ना, या जी। शर्लक होम है, जेम्स बॉन्ड एक करेक्टर बना रहे, उसने मेरी उस किताब ने मेरे पर्सोना के ऊपर एक नया करेक्टर खड़ा कर दिया, जो जसूस जी। उसने बना दिया। जो आप शर्लक होम्स की बात कर रहे हो, तो शर्लक होम्स तो इमेजिनरी थे, जो काल्पनिक थे। हम तो भैया जीते जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इंडियन शर्लक होम्स के सामने बैठे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और आप, ये बहुत मतलब हमारे करियर का, मेरे करियर का एक बड़ा अनूठा पड़ाव है। तो आज की चर्चा बहुत दिलचस्प रही। 17 तारीख को कन्फेडरेशन आपका होगा, और आपने सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों की देखभाल करना बहुत छोटी बात नहीं होती है सर। आपने बहुत बड़ी सही बात है। जिम्मेदारी निभाई है अपनी, और आपने भारत सरकार की एक बड़ी चिंता का भी समाधान किया है कि अग्निवीरों को कैसे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपके इस तरह के राष्ट्र हित के, सार्वजनिक हित के कार्य लगातार चलते रहेंगे। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी, आपसे बात करके। फिर भी मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।